नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सुप्रिया। उस 4 मंजिली बिल्डिंग की तरफ मेरी कई दिनों से नज़र थी। इसका कारण वह महिला थी जो जाने क्यों पहले ही नज़र में मुझे आकर्षित कर गई थी। उसकी शख्सियत में ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी जिसके लिए मैं रोज़ उसे निहारती। ढलान की तरफ बढ़ती हुई उम्र पर चाल में एक आत्मविश्वास। निसंदेह वह छात्रा तो लगती नहीं थी, जरूर कहीं नौकरी करती होगी। मैं अक्सर सोचती, नकुल तो 10 बजे घर से निकल जाते, मैं दफ्तर के लिए 11 बजे घर से निकलती थी। वैसे भी अखबार का दफ्तर कायदे से 12 बजे से पहले शुरू नहीं होता। हाँ, तो मैं बात उस युवती की कर रही थी। उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं था जो मुझे आकर्षित करता, लेकिन उसका रूप, पहनावा उसके घर के वातावरण से तनिक भी मेल नहीं खाता। जब मेरी बाई कमला ने यह बताया कि यह महिला अपने माता पिता के साथ रहती है, तो उसके बारे में जानने के लिए मैं और भी उत्सुक हो गई। हल्के रंग की साड़ी, गले में मंगलसूत्र एवं भरी हुई मांग देखकर उसके सुहागन होने का जो मापदंड मैंने बनाया था, वह अब टूटता सा महसूस हुआ। युवती पिछले 20 वर्षों से अपने माता पिता के साथ रह रही थी। अचानक एक दिन उस युवती से मुलाकात हो गई। कैंपस के अंदर मिसेज राठौर के बेटे के जन्मदिन का उत्सव था। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था। हालांकि मैं भीड़ का हिस्सा बनने से सदैव बचना चाहती थी, लेकिन यह निमंत्रण मैंने यह सोचकर स्वीकार कर लिया कि शायद वहां वह महिला भी आए। मिसेज राठौर के घर अच्छी खासी रौनक थी। वे मुझे महिलाओं की भीड़ में खींचकर ले गई और सभी से मेरा परिचय करवाने लगी। अचानक मेरी नज़र उस महिला पर पड़ी। वह सामने पड़े सोफे पर चुपचाप अकेली बैठी थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने दोबारा उससे पलटकर देखा तो वह खुलकर मुस्कुरा दी। यह मेरे लिए आमंत्रण था। मैं टहलते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। मुझे पास आया देख उसने मेरा अभिवादन किया। हेलो, मैं सुप्रिया हूँ, सामने वाले फ्लैट में जानती हूँ। मैं रोहिणी, डेली इन अखबार में हम दोनों ही हंस दें। मैंने महसूस किया कि उसकी हंसी में भी एक खामोशी थी। आप अकेली ही आई हैं? मेरा मतलब अंकल आंटी? मैंने उत्सुकतावश पूछा। नहीं, बाबा की तबीयत कुछ नरम थी तो माँ भी रुक गई। राठौर भाभी कहाँ मानने वाले थी, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। लेकिन आप यहाँ? आपका समय तो काफ़ी कीमती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जॉब करती हैं? मैंने उसके बारे में कुछ जानने की गरज से पूछा। हाँ, न्यू लाइफ इंश्योरेंस में। प्राइवेट? इस तरह की इंश्योरेंस कंपनी की हालत तो काफ़ी खस्ता चल रही है। हाँ, पर हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। सुप्रिया की बातों में आत्मविश्वास की झलक थी। तभी मिसेज राठौर वहाँ आ गईं। बैरे से हमारे सामने ठंडा पेय रखवाया, फिर थोड़ी देर बात करती रहीं। मिसेज राव, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आईं। शादी से पहले मैं भी थोड़ा बहुत लिखती थी, पर अब तो। अच्छा मिसेज राव, आपकी शादी को कितना समय हुआ? 3 वर्ष। भाई साहब ने कभी लिखने से रोका नहीं? नहीं, हम शादी से पहले एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। अब तो यह हमारा पेशा है। तभी उन्हें किसी ने आवाज़ दी तो वह एक्सक्यूज मी कह उधर चल दी। ये महिलाएं अपना भाग्य पुरुष की मानसिकता से जोड़कर क्यों चलती हैं? मैं बोल ही पड़ी। शायद यही नियति हो। सुप्रिया के स्वर पर मैं चौंक पड़ी। तो क्या सुप्रिया भी? तभी नकुल मुझे ढूंढते हुए वहां आए और हम खाना खाकर शीघ्र ही घर लौट गए। उस दिन के बाद कई दिनों तक मेरी सुप्रिया से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन अचानक
बारिश शुरू हो गई। मैंने रेनकोट भी नहीं रखा था। तभी सड़क पर सुप्रिया दिख गई। मैंने उसे देखा तो स्कूटर रोक दिया। आज कोई रिक्शा वाला इधर आने को तैयार ही नहीं हुआ। सुप्रिया बोली, बैठिए, मैं भी तो वहीं चल रही हूँ। उसे उसके फ्लैट के सामने उतारा तो उसने कहा, अंदर आइए, एक एक प्याला कॉफ़ी हो जाए। नहीं सुप्रिया, बहुत भीग गई हूँ, अब चलूँगी। कल तो आपका ऑफ रहेगा ना? हाँ, मैं आऊँगी, श्योर, कहकर मैं आगे बढ़ गई। सच कहूँ तो सुप्रिया से मिलने की चाह मुझे ज़्यादा थी। मैं उसके अतीत का वह टुकड़ा पढ़ना चाहती थी जिसकी वजह से सुहागन ना होते हुए भी वह पति के स्थान पर माँ एवं पिता के साथ अपना जीवन बिता रही है। दूसरे दिन मैं देर से सोकर उठी। नकुल के जाने के बाद मैं फूलों की कटाई छटाई में लग गई। एक ताज़ा समाचार जिसकी कवर स्टोरी मैंने रात में तैयार की थी, उसे दफ्तर फ़ोन करके चपरासी को बुलवाकर उसके हाथ भेजा। अब मैं सारे दिन के लिए फ्री थी। उस पल मेरे दिमाग से सुप्रिया निकल चुकी थी। अब मैं शाम तक का समय अपने हिसाब से बिताना चाहती थी। बेगम अख्तर का कैसेट लगाकर मैं ड्राइंग रूम में नीचे पड़े गद्दे पर ही लेट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। गीले खुले बालों में सुप्रिया मेरे सामने खड़ी थी। उस समय सुप्रिया का वह रूप मुझे अपने समय की मशहूर अभिनेत्री नूतन की याद दिला गया। हल्के चेक की साड़ी, लंबे बाल, गोल बिंदी। हाँ, एक फर्क था, गले में मंगलसूत्र भी था सुप्रिया के और मांग में सिंदूर भी। आइए ना, मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कमरे में दाखिल होते ही उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। हमारे ड्राइंग रूम में कुछ खास नहीं था, ना बड़ा सोफा, ना कीमती वॉल पीस। जमीन पर मोटा गद्दा, 4 कुर्सियां और एक टीवी। डेक पर गजल की मधुर धुन बज रही थी। कितनी शांति है यहाँ। और यह आवाज़, आपको भी गजलों का शौक है? हाँ, इस तरह गजलों का। जो दर्द व कशिश बेगम अख्तर की इस गजल में है वह। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, पर मैं हंसकर बोली। सुप्रिया भी हंस पड़ी। मेरे और सुप्रिया के बीच पसरी औपचारिकता की दीवार धीमे धीमे गिरने लगी थी। छुट्टी का सारा दिन आप कैसे बिताती हैं? सुप्रिया ने पूछा। बस यूं ही, जैसे आज आप आ गईं। अगर हम तुमसे काम चलाएं तो क्या नहीं चलेगा? ठीक है, मैं फिर हंस दी। सुप्रिया गद्दे पर कुशन का टेक लगाए आंखें मूंदे काफी देर तक गजल सुनती रही और मैं उसे निहारती रही। उसने एक एक पल में बीते सच को तलाशने की कोशिश करती रही। ओह, मैं तो डूब ही गई थी। हाँ, इन गजलों में डूबकर अक्सर लोग अपना दर्द ही ढूंढते हैं। आप तो कहानियां भी लिखती हैं। क्या आदमी के दर्द को आप कागज पर ईमानदारी से उतार लेती हैं? क्यों नहीं, बशर्ते कहानी में कोई छिपाव ना हो। उस जिंदगी को क्या छिपाना जो खुद एक नंगी तस्वीर हो। सुप्रिया का स्वर कुछ धीमा था। सुप्रिया, उसे पुकारकर मैं चुप हो गई। मैं जानती थी कि उसका दर्द गले तक आ चुका है, बस उगलना बाकी है। रोहिणी, मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी, अपने जीवन की कुछ सच्चाई। मुझे लगा मेरा जीवन, मेरी जिंदगी एक कहानी बनकर लोगों के सामने पहुंचे, ताकि फिर कोई और सुप्रिया ना चली जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। फिर सुप्रिया बोलती गई और मैं सुनती रही। मेरी शादी बाबा ने 11वें वर्ष में कर दी। कलकत्ता से हमारा परिवार 60 वर्ष पूर्व दिल्ली आ गया था। सीधी सादी जिंदगी थी हमारी। हम 2 बहनें थी और 2 भाई। बड़ी होने के नाते मेरी शादी बाबा ने जल्दी कर दी। बाबा ने खूब सारा दहेज दिया।
विवाह के बाद जब ससुराल आई तो सास कुछ बुझी सी लगी। मुझे देखने कल्पेश की बहन एवं माँ आई थी। कल्पेश ने ना मुझे देखा था और ना मैंने कल्पेश को। विवाह के बीच में भी कल्पेश ने मुझे देखने का कोई उत्साह नहीं दिखाया था और मैंने इसे उनका संकोच समझ लिया था, पर वहाँ तो उत्साह नाम की कोई चीज नहीं थी। सारे नाते रिश्तेदार विवाह की तामझाम से थककर जल्दी सो गए। मुझे आश्चर्य हुआ, यह कैसा स्वागत है नई बहू का। पहली रात के बारे में जो कुछ पढ़ा या देखा था वह टूटता सा नजर आया। न कमरे में फूलों की लड़ियां, न प्यार की खुशबू। अचानक बाहर जोर जोर से बादल गरजने लगे। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी ही थी कि सुप्रिया ने मुझे रोक दिया। नहीं रोहिणी, रहने दो, अच्छी लग रही है यह गरज। उस दिन भी ऐसी ही गरज भरी बारिश हो रही थी। कल्पेश काफी देर बाद कमरे में आए थे। मैं पलंग से उठने का प्रयास करने लगी, पर कल्पेश ने रोक दिया। बैठी रहो। वह मुझसे कुछ दूर बैठ गए। उनका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। काफी देर वह शांत बैठे रहे। मैं नई नवेली भला पहले कैसे बोलती, पर मन ही मन यह जरूर सोच रही थी कि कल्पेश शायद नर्वस हो रहे हैं। वह धीमे से बोले, आजकल मेरा कुछ परहेज चल रहा है इसलिए, और करवट बदलकर सो गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। यह कैसा परहेज है जो पत्नी की मांग तो भर सकता है परंतु उसके हाथ को स्पर्श नहीं कर सकता। क्या कल्पेश मुझसे बात भी नहीं कर सकते थे? पल भर में ही कई सवालों ने मुझे घेर लिया। दूसरे दिन भी उनका वही रवैया रहा। सासू माँ मुझे दूसरे दिन काफी ध्यान से देखती रहीं। कल्पेश दिन भर मुझे नजर नहीं आए। रात में भी मजबूरी में ही कमरे में आए। ससुर का लोहे का व्यवसाय था। एक बहन बिहानी थी। मुझे लगा घर में जरूर कोई विशेष खिचड़ी पक रही है जिससे मुझे दूर रखा जा रहा है। ससुर को घर से कुछ लेना देना नहीं था। सास आकर 2-4 मिनट बैठकर बेटी की शादी का रोना रो जाती। मुझसे यह कहलवाने का प्रयास किया जाता कि दहेज का सारा सामान ननद को दे दूं। लगभग 15 दिनों बाद एक दिन मैंने हिम्मत करके कल्पेश से पूछ ही लिया, यह किस तरह का परहेज बताया है डॉक्टर ने आपको? कल्पेश पहले तो चौंके, फिर संभल कर बोले, बस 2-4 दिन की बात और है। एक शाम वह मेरे लिए गजरा लेकर आए। मुझसे प्यार भरी बातें भी की, फिर पलंग पर लेट गए। तुम अपने जेवर कहाँ रखती हो? मुझे करीब खींचकर कल्पेश ने पूछा। यहीं अलमारी में। मैं प्रेम के प्रथम स्पर्श में डूबी थी। कल माँ के साथ जाकर लॉकर में रख आना, कहकर वे उठे और गुस्लखाने में चले गए। मैं उनके लौटने का इंतजार करती रही। काफी देर हो गई, कल्पेश नहीं लौटे तो मुझे चिंता होने लगी कि कहीं कल्पेश गुस्लखाने में गिर तो नहीं गए। मैं झटके से उठी और गुस्लखाने तक पहुंच गई। कल्पेश का उस पल का रूप देखकर मैं शर्म और अपमान से गड़ गई। मैं मुंह छुपाकर भाग आई। अब मुझे समझ में आ गया कि कल्पेश मुझसे दूरी क्यों बनाए रखते हैं। यह शादी उन लोगों ने मात्र पैसे एवं दहेज के लिए की थी। एक युवती की इच्छा आकांक्षाओं को रौंदा था उनके परिवार ने। बाद में सास ने ही बताया कि बचपन से कुछ संगति का शिकार होकर कल्पेश कम उम्र से ही स्त्री संगत के योग्य नहीं रह गए थे। काफी इलाज हुआ पर व्यर्थ। घर वालों ने सोचा शादी के बाद शायद कल्पेश ठीक हो जाए। हाँ, यह सच है रोहिणी कि ऐसे केस में पत्नी को विश्वास में लेकर यदि पति प्रयास करे तो वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुष हो जाता है। पर कल्पेश ना तो दृढ़ इच्छा शक्ति से इस बीमारी का सामना किया, ना मुझे विश्वास में लिया। उस दिन के बाद से मैं कल्पेश को क्षमा नहीं कर पाई, क्योंकि उसने पति पत्नी के रिश्ते को सिर्फ शारीरिक स्तर पर परखा था। मैं लौट आई, तब से माँ बाबा के साथ हूँ। सारे भाई अपने अपने परिवार में खुश हैं। बहन बहनोई दुबई में हैं। तुमने फिर कोई प्रयास नहीं किया? नहीं रोहिणी,
अब मुझे पुरुष जाति से ही नफरत हो गई है। सच पूछो रोहिणी, तो अब मुझे कल्पेश से भी नफरत नहीं है, बल्कि दया आती है उस पर। शायद पुरुष के अहम ने उसे सच बनाने से रोक दिया था। तुम क्या अब भी उसके साथ हो? मेरा मतलब है पत्नी हो। शायद। मैंने उसे तलाक नहीं दिया है। और वह? क्या तुम दोनों अब भी मिलते हो? कैसी बात करती हो रोहिणी? मैं तो सालों से ये भी नहीं जानती कि वह कहाँ है, किस हाल में है। मन और शरीर उससे विमुख हो चुका है। तो फिर तुम्हारे गले में यह मंगलसूत्र क्यों? मेरे करारे प्रश्न से सुप्रिया चौंक पड़ी। फिर बोली, पता नहीं, कभी उतारने का ख्याल ही नहीं आया। माँ तो मुझसे व्रत भी करवाती रही, मैंने भी कभी विरोध नहीं किया, इसे ही नियति मान लिया। मैं चुप रही। सुप्रिया उठी और जाते जाते बोली, यह कहानी तुम जरूर लिखना। चलती हूँ। सच बताओ सुप्रिया, तुम्हें नफरत सिर्फ कल्पेश से है या समूचे पुरुष वर्ग से? मेरी बात पर वह आश्चर्य से पलटी, आंखें डबडबा आईं। तुम्हें भी मुझसे घृणा हो रही है? नहीं, क्रोध आ रहा है। इतनी लंबी जिंदगी तुमने काले मोतियों के मंगलसूत्र के सहारे बिता दी। आखिर तुम्हारा कसूर क्या था? तुमने नए सिरे से जिंदगी क्यों शुरू नहीं की? बस ध्यान ही नहीं रहा। इस मंगलसूत्र को देखती रही। लोग मुझे विवाहित समझते रहे। सुप्रिया, मैंने उसके दोनों कंधे थामकर सीधे उसकी आंखों में झांका। जिंदगी से भागकर नहीं, लड़कर जियो। जिंदगी का जो हिस्सा बीत गया वह एक दुखद सपना था। ऐसे सपनों को भुला देते हैं। तुम खुद अपने लिए जियो। अपनी जिंदगी का निर्णय तुम्हारा अपना है, सिर्फ तुम्हारा। तुम मन एवं तन दोनों से पवित्र हो, फिर अपने लिए यह घृणा कैसी? यह मंगलसूत्र उतार दो सुप्रिया। रिश्तों के सब ढोए नहीं जाते, दफना या जला दिए जाते हैं। जिंदगी में रंग भरो अपने लिए। सुप्रिया चली गई। 2 दिन तक वह मुझे नहीं दिखी। तीसरे दिन वह मुझे नजर आई। हल्की रंगीन साड़ी, ढीला जूड़ा, छोटी सी बिंदी। हाँ, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं था। मैं मुस्कुरा दी और सुप्रिया की यह कहानी लिखने बैठ गई। मैं जानती हूँ सुप्रिया की कहानी अभी अधूरी लगेगी, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि उसकी जिंदगी में अब इंद्रधनुषी रंग जरूर खिलेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।